हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप लोगों के सामने हाजिर हूं। इस बार हम वो टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक के लिए बेसब्री से आप सब लोग इंतजार कर रहे थे। लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों का करियर। जब 10th स्टैंडर्ड आया था तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने उठाई हुआ होता है। बच्चे रिलेटिव से पूछते हैं, फ्रेंड्स से पूछते हैं, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो कि पापा के फ्रेंड सर्कल में हो उनसे पूछेंगे कि भाई 10th के बाद क्या लेना चाहिए, और हर एक ने अपने ओपिनियन के बेस पे आप लोगों को सजेशन दिया होगा। दोस्तों, जिंदगी में सबसे सस्ती कोई चीज है वो है सलाह। किसी भी राह फिरते इंसान से मांगोगे तो तुरंत आपको सलाह देने के लिए तैयार हो जाएगा। सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, सलाह मानने में भी बुराई नहीं है, पर किसकी सलाह माननी, किसकी सलाह सुननी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो जाता है। क्योंकि ये जो डिसीजन है कि 10th के बाद क्या करना है और उसके बाद आप जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो उसके बाद क्या होना है, वो आपकी पूरी जिंदगी को अफेक्ट करता है। इसलिए मेरे हिसाब से सलाह भी खुद की ही सुनो, खुद की ही मानो। मेरी भी सलाह मानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज का मेरा वीडियो उन लोगों के बहुत ज्यादा काम में आएगा जो कॉमर्स फील्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी कॉमर्स फील्ड में अभी पढ़ रहे हैं, और जो कि 12th अपीयर कर चुके हैं और आगे फर्दर स्टडीज का प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि भाई सर क्या करना है, क्या सर्कमस्टेंसेस आएगी, कौन से कोर्सेज अच्छे रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाते। तो बेटा, डिसीजन तो आपको ही लेना है, और मैं यहाँ पे डिसीजन लेने का बोल रहा हूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लेना है। इसके अंदर ना ही मेरे हिसाब से पेरेंट्स, मुझे माफ करना, बट मैं नहीं चाहता कि डिसीजन, बच्चों के डिसीजन में पेरेंट्स का भी इन्फ्लुएंस रहे। साथ में हम ये भी चाहते हैं कि बच्चों से कोई गलत डिसीजन भी ना ले लिया जाए। इसलिए बहुत सारी चीजों पे बारीकी से डिस्कस करना, विचार विमर्श करना जरूरी होता है फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए। कॉमर्स एक समंदर जैसा है। आप जैसे ही कॉमर्स के अंदर पैर रखते हो, वो आपके सामने अनगिनत अपॉर्चुनिटीज ला के खड़ा हो जाता है। जिन बच्चों ने हमारे पास अचीवर्स में 11th एंड 12th कॉमर्स किया है, हमें फक्र है कि उन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सबसे पहली सीढ़ी आप लोगों की होती है स्ट्रीम। तो आप लोगों ने स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया, मान लो 11th से 12th स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया, उसमें आप कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट कर चुके हो, तो उसमें तो सबसे पहला बेस आपका बनता है आपकी पढ़ाई कैसे रही है। अगर आपकी पढ़ाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ रही है तो यकीन मानो 11th 12th का ही नॉलेज काफी है आपको कोई भी आगे के ग्रेजुएशन को कवर करने के लिए, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन को कवर करने के लिए, एज वेल एज प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर भी क्वालिफाई होने के लिए। अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं कि जो आपको आखिर तक आपके प्रोफेशनल लाइफ के हर कोर्स तक में आपको काम में आएगा। तो आज 12th के बाद क्या किया जा सकता है उस पर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट पोर्शन कॉमर्स वालों के लिए होता है प्रोफेशनल कोर्सेज का। प्रोफेशनल कोर्सेज माने क्या? तो प्रोफेशनल कोर्सेज माने जिनकी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जिनको पार्लियामेंट के एक्ट के तहत पारित किया गया है। तो ICAI, ICSI, फिर आप एक्चुअली के इंस्टीट्यूट भी ले लो, आप कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स, या फिर आप अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बोला जाता है, उनकी ले लो। ये सारी प्रोफेशनल
इंस्टीट्यूट हैं और इनके कोर्सेज को प्रोफेशनल कोर्सेज बोला जाता है। इसमें सबसे ज्यादा नॉन एंड रेप्यूटेड सीए माना जाता है। एक्चुअली मतलब उसका इनकम वगैरह ज्यादा होता है सीए से भी, बट स्टिल अगर इन जनरल अगर हम बात करें तो सीए ज्यादा लोग ऑप्ट करते हैं। उसके कई रीजंस भी हैं कि सीए की फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी है। सीए करने के बाद आप काफी सारी मतलब कि फील्ड के अंदर काम कर सकते हो। आप टैक्स, कॉस्ट, फाइनेंस, लॉ, इन सब के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हो। सीए, सीएस, सीडब्ल्यू या सीएमए करने के बाद या फिर इवन एक्चुअली करने के बाद आप लोगों के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। आप या तो खुद प्रैक्टिस करो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे, एक प्रोफेशनल के तौर पे। इसके लिए आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। प्रैक्टिस वो इतनी आसान नहीं होती। प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीरो से डेवलपमेंट करना होता है, क्लाइंट्स में विश्वास बनाना होता है। तो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और ऑलराउंड नॉलेज आप रखते हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप लोगों के साथ बातचीत करना जानते हो, काम निकलवाना जानते हो, रिस्क लेने के लिए काबिल हो, तो मतलब प्रैक्टिस आप ऑप्ट कर सकते हो। ये प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आपको जॉब के भी ऑप्शंस मिलते हैं। आप कहीं पे भी जाओ, आपकी डिग्री जो है वो आपको जॉब लेने में हेल्पफुल होती ही होती है, क्योंकि बहुत अच्छा रेपुटेशन है सारी डिग्रीज का। तो अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हो, अगर आपको कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर जॉब मिल जाती है, इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, उसमें अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उनके अंदर काफी अच्छा स्कोप होता है कमाने का। जॉब का फायदा ये होता है कि आपको रेगुलर सैलरी मिलेगी। नुकसान ये होता है कि अंडर में काम करना पड़ेगा और हो सकता है कि आप किसी एक ही टाइप के नॉलेज में पड़े रहो। जैसे कि अगर आपको ऑडिट का काम दे दिया या टैक्स का काम दे दिया या फिर बैलेंस शीट चेक करने का काम दे दिया, तो वही काम आपको करना पड़ेगा पूरी लाइफ, या फिर उसी रिलेटेड फील्ड में आप ग्रो करो। कंपनीज में पैकेजेस अच्छे होते हैं। फिर फर्म्स के अंदर जॉब मिलती है। ज्यादातर फर्म के अंदर जो जॉब मिलती है उसकी सैलरी रिलेटिवली काफी कम होती है आपके कंपनी या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जॉब से। प्रैक्टिस की इनकम पर्सन टू पर्सन उनके स्किल पे रहती है, वो वेरी करती है। सीए, सीएस या फिर ये कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर अगर आपको एंटर होना हो तो उसके लिए आप लोगों को उनके फाउंडेशन एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। आज का अपना जो वीडियो है वो ओवरव्यू बेस पे है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में उन कोर्सेज के बारे में बात नहीं करूंगा। क्या किया जा सकता है उस पर ही हम बात करने वाले हैं। बट अगर सिलेक्ट करने की बात हो तो सीए के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा रहता है, बट थ्योरेटिकल पोर्शन भी इतना होता है कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ट्रेनिंग्स आपको करनी पड़ती है, आईटीटी ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जो कि सीपीटी पहले था, उसके बाद सीए फाउंडेशन, तो मतलब कि पहला स्टेज क्लियर करने के बाद आपको देने पड़ते हैं। वैसा ही सीएस के अंदर भी रहता है। उसके बाद आप इंटर या फिर एग्जीक्यूटिव, मतलब कि जो सेकंड लेवल है, कहीं पे इंटर कहते हैं, कहीं पे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। सीए में इंटर कहा जाता है, सीएस में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। वो लेवल अगर आप क्लियर करो तो सीए में ऑप्शन होता है एटीसी का सर्टिफिकेट लेने का। अगर आप सीए का इंटर का फर्स्ट ग्रुप क्लियर करते हो तो आपको अकाउंटेंट टेक्नीशियन कोर्स का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आईसीआई का ही, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद, दोनों ग्रुप मतलब कि टोटल 8 पेपर होते हैं, ठीक है, 7 से 8 पेपर, और वो क्लियर करने के बाद आप सीए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। मीनवाइल आपको 3.5 साल की किसी सीए के अंडर आर्टिकलशिप करनी मैंडेटरी है। उसके बिना आप सीए फाइनल के एग्जाम्स के अंदर नहीं बैठ सकते। उसके पहले भी आपकी एक और आईटी ट्रेनिंग वगैरह जैसा होता है, सीएस में भी इस तरीके का होता है। सीएस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, 18 मंथ की आर्टिकलशिप जैसा होता है, जो कि आप सीएस फाइनल क्लियर करने के बाद भी कर सकते हो।
एक्चुअली की बात करें तो अगर आप गुजरात को बिलोंग करते हो तो बड़े बड़े सिटीज के अंदर ही शायद उनके कोचिंग सेंटर्स हैं जो भी लिमिटेड है। ज़्यादा उनका स्कोर जो मतलब की है, अगर आप बात करो तो दिल्ली, बॉम्बे वगैरह जगह पे ज़्यादा है। उनका ये इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड काम ज़्यादा रहता है। उसकी भी प्रैक्टिस भी हो सकती है, जॉब भी हो सकती है। इनकम अच्छा मिलता है, स्टाइपेंड सीए से भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो वो भी वेरी करता है उसके अंदर, बट कम पॉपुलर है। ये हमने बात की इंडिया के पार्लियामेंट से पास हुई इंस्टीट्यूट के मतलब की बोर्ड की। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की। फ्रेंड्स, अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन के अंदर कॉमर्स के बाद आप लोगों को ज्यादातर तीन ऑप्शन दिखते हैं: बीकॉम, बीबीए, बीसीए। बीकॉम के बाद एमकॉम भी किया जा सकता है, एमबीए भी किया जा सकता है, एमसीए भी किया जा सकता है। बट बीबीए के बाद आप सिर्फ एमबीए कर सकते हो, बीसीए के बाद आप सिर्फ एमसीए कर सकते हो, तो उसके अंदर फिर फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम हो जाती है। बीकॉम में भी आजकल ऑनर्स के कोर्सेज चलते हैं, तो मतलब कि वो स्पेशलाइजेशन होता है टैक्स के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट हो उस पर आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। एमएस के अंदर फिर शायद बड़े बड़े काफ़ी रेप्यूटेड जो कॉलेजेस हैं, पुणे के अंदर भी काफ़ी ऑनर्स के कोर्सेज होते हैं। हमारी एक बच्ची है जो पुणे पढ़ती है, तो सीएस कर रही है। वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है और वहाँ का भी माहौल अच्छा है, पुणे की पढ़ाई काफ़ी अच्छी है। बड़ौदा के अंदर भी हमारे बच्चे हैं एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर, एमएस का भी नाम काफ़ी अच्छा है। जब यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने की बात आती है तो उसके अंदर यूनिवर्सिटी का एक एक्रेडिशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि आपको बाद में फर्दर इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइजेशन देता है। आपको ट्रांसक्रिप्ट लेने पड़ते हैं यूनिवर्सिटीज से, आपके जो मार्क्स हैं उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कराने के लिए, क्रेडिट्स को देखने के लिए। फिर बीकॉम, ये हमने रेगुलर की बात की, एक्सटर्नल भी होते हैं, बट मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग ग्रेजुएशन एक्सटर्नल में करो, क्योंकि रेगुलर की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा रहती है और मतलब हर जगह पे आप क्वालिफाई होंगे। एक्सटर्नल में कई कई जगहों पे क्वालिफाई आपको नहीं करने देते। एक्सटर्नल करना हो तो इग्नू और बाबा साहेब आम्बेडकर जैसी यूनिवर्सिटीज हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट एंड यूजीसी अप्रूव्ड है, तो उसमें भी अगर करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, दिक्कत कम रहेगी। फिर कॉलेज सिलेक्ट करने की जब बात आती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आईसी भी होता है और सीसी भी होता है। आईसी का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स और सीसी का मतलब होता है कॉलेज ऑफ कॉमर्स या कॉमर्स कॉलेज, राइट। तो मतलब आईसी और सीसी, सीसी गवर्नमेंट होती है, आईसी सेल्फ फाइनेंस होती है। सीसी से आईसी का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा हाई रहता है। बट कॉमर्स फील्ड की एक हम अगर पॉजिटिव बात करें तो 11th 12th स्टैंडर्ड के अंदर अगर बच्चा साइंस लेता है तो वो 2 लाख रुपए जितना खर्चा तो सिर्फ 11th 12th में कर लेता है। आप 11th 12th कॉमर्स की अगर फीस की बात करो तो जितनी सारे सब्जेक्ट की फीस होती है 25,000 30,000, उतनी सिर्फ साइंस में एक सब्जेक्ट की फीस होती है। तो बच्चा यहाँ पे भी 11th 12th कर रहा है, वहां पे भी 11th 12th कर रहा है, हायर सेकेंडरी पास आउट माना जाता है, उसके बाद भी ग्रेजुएशन करता है, तो कॉमर्स कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा नहीं होती है। 2-2,500 5,000 और मैक्सिमम अब बहुत अच्छी मतलब कि रेप्यूटेड कॉलेज या फिर बहुत ज्यादा सेल्फ फाइनेंस पे वो करने वाले हों तो 40,000 इतना मतलब की फीस जाता है, इससे ज्यादा फीस नहीं होता। और ग्रेजुएशन के साथ बच्चे कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करते ही हैं। ये भी एक ऑप्शन होता है कि आप ग्रेजुएशन भी करो और प्रोफेशनल कोर्स भी करो। मैं आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि अकेला प्रोफेशनल कोर्स करना एडवाइजेबल नहीं होता। कई बार सेफ्टी के लिए ग्रेजुएशन करना जरूरी है, क्योंकि एक अलग स्कोप आपके लिए खड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हम लोगों ने बात की प्रोफेशनल कोर्सेज की और ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में बीकॉम की हमने बात की, अब बात करते हैं बीबीए की।
तो वो है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और बीबीए के बाद एमबीए किया जा सकता है। उसके बाद आपका होता है, अगर आपको कंप्यूटर फील्ड जॉब पसंद है तो उसके लिए आप बीसीए कर सकते हो, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उसके बाद एमसीए किया जाता है। ये थोड़ा कॉमर्स का आपने जो 11th 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाई की है उससे थोड़ा हटके होता है। हाँ, अगर आपने सी सी प्लस किया है या फिर आपने 12th बीएससी से किया है तो उसके अंदर आपने शायद पाइथन जावा जैसे लैंग्वेजेस को, आईपी अगर आपने लिया हो तो आपने देखा होगा। अगर आपको कॉमर्स में रहते भी अगर आपको कंप्यूटर फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है तो आप इन फील्ड को ऑप्ट कर सकते हो। ये नॉर्मल प्रोफेशनल कोर्सेज की बात थी, ये नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात हुई। इसके बाद इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज मतलब कि जिसमें आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों, मतलब कि 5 साल का पूरा एक फ्लो में आपका स्ट्रीम लाइन होता है जाता है। अगर आपके अच्छे परसेंटेज जाते हैं, 85 प्लस परसेंटेज होते हैं, हाँ 90 के आसपास परसेंटेज रहते हैं, तो अहमदाबाद के अंदर के एस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है और ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आप लोगों को इंटीग्रेटेड बीपीए एमबीए के ऑप्शंस देते हैं, जिसमें कैट या जीमेट या ऐसी कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपका एडमिशन हो गया एमबीए तक, आप बिना कोई रुकावट पूरा करके निकल सकते हो। ऐसा एमसीए के अंदर भी होता है। बीकॉम एमकॉम का कोई ऐसे इंटीग्रेटेड की जरूरत नहीं है, बीकॉम के बाद एमकॉम में एडमिशन मिल ही जाता है। फिर हम बात करते हैं फर्दर स्टडीज के लिए एलिजिबिलिटी की एग्जामिनेशन। उसके लिए अगर हम बात करें तो मतलब कि जिन लोगों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर अगर पढ़ना हो, आईआईएम के अंदर पढ़ना हो, तो उन लोगों को देनी पड़ती है कैट। उसके अंदर मैथ, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, इन सब का काफी सारा पोर्शन आता है। जीमेट करके भी होती है। फिर एक क्लैट करके होती है जो कि आपको लॉ रिलेटेड फील्ड्स के अंदर एडमिशन दिलाती है, जिसमें ग्रेजुएशन एंड एलएलबी उनका इंटीग्रेटेड कोर्स वर्जन होता है। कम लोगों को पता होता है, बट लॉ के रिलेटेड ये फील्ड है। तो देखो, एक आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, एक आपके ग्रेजुएशन हो गए। उसके बाद कॉमर्स फील्ड वाले जा सकते हैं लॉ के अंदर। एलएलबी कर सकते हो आप बीकॉम करने के बाद। एलएलबी करने के बाद एलएलएम के ऑप्शंस होते हैं। पर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं जो सिर्फ लॉ रिलेटेड होती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की एग्जामिनेशंस होती हैं। जुडिशियल सर्विसेज की एग्जामिनेशंस होती हैं, मैजिस्ट्रेट एंड जज। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड जज की एग्जाम्स भी होती हैं, तो ये भी आप ऑप्ट कर सकते हो। अब बात ऐसी है कि सीए के अंदर भी आपने कुछ देखा हुआ आएगा, सीएस के अंदर भी आएगा, सीडब्ल्यू के अंदर भी आएगा। बट कुछ कॉमर्स रिलेटेड ऐसे भी फील्ड्स हैं जो कि आप 11th 12th में जिससे वेल वर्स्ड नहीं हुए होते, जैसे कि एक पूरी अलग फील्ड है फाइनेंस फील्ड और दूसरी है लॉ। फाइनेंस एक वो भी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद है, मैंने ये देखा है कि ऐसा भी लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि अगर तेरे को अकाउंट्स पसंद है तो तेरे को फाइनेंस पसंद आएगा, तेरे को अकाउंट्स पसंद है तो तेरे को कॉस्टिंग पसंद आएगा। बट ऐसा होता नहीं है। तो आप लोगों को अगर फाइनेंशियल फील्ड के अंदर जाना है तो मेरे हिसाब से आपको कुछ वीडियोस देखनी चाहिए फाइनेंस रिलेटेड। काफी सारे मतलब कि टीचर्स के वीडियोस होते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप मेरे को कहोगे तो मैं भी कुछ आपको बुक्स या लिंक्स वगैरह दे पाऊंगा। तो आप देखो कि क्या फाइनेंस आपको सूट करता है, क्या आपको फाइनेंस पसंद आएगा। मेरे पास जो बच्चे पढ़े हैं उन लोगों को मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू वगैरह पे बात की थी, तो वही कुछ है बेटा जो कि आपका फाइनेंस का बेस बनता है। तो CFA CFP करके डिग्रीज हैं, दोनों इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। एक बात पॉजिटिव इसमें ऐसी है कि CFA का जो पे स्केल है वो काफी अच्छा है। यूएस, कनाडा या कहीं पे भी आप देखो, इंडिया में भी अच्छा रहता है। CFP एक सर्टिफिकेट कोर्स है। CFA जितना
रेप्यूटेड नहीं है, बट वो भी काफी सारे कंट्री के अंदर वैलिड है और प्रोफेशनल डिग्री के अंदर माना जाता है, तो वो भी एक बोल सकते हैं कि एक एडिशनल बेनिफिट आपको दे सकता है आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट के लिए। ये हमने कुछ क्वालिफाइंग एग्जाम्स की बात की। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। फ्रेंड्स, ये दरिया है, बहुत बड़ा दरिया है। ये कुछ ऐसा है कि अगर आपने 11-12 के अंदर अच्छे से, चलो मान लो पढ़ाई नहीं की है, थोड़ा खेल कूद में निकाला है, बट अगर आप अभी सीरियस हो जाते हो और आपको लाइफ में ऐसा चाहिए कि सिक्योर्ड लाइफ चाहिए, नौकरी करने के लिए अगर आप बने हो, आपको ऐसा पसंद आएगा, तो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा रेप्यूटेड अपने देश के अंदर सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं। यूपीएससी आप लोगों ने सुना होगा। लोगों का ऐसा है कलेक्टर बनने के लिए कि एग्जाम है, बेटा सिर्फ कलेक्टर बनने के लिए कि एग्जामिनेशन नहीं होती है यूपीएससी। आप आप सबके पास नेट अवेलेबल है, आप सर्च करके देखो कि भाई क्या जॉब्स आपको मिलते हैं यूपीएससी एग्जाम देके। बेटा फाइनेंस सर्विस, आईएफएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विस, रेलवे सर्विसेज, बहुत सारा बेटा मतलब कि आपके सामने दायरा खुल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन है। फिर होता है एसएससी सीजीएल, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल्स टैक्स ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ऐसे जबरदस्त नाम इन एग्जाम्स के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपने ये एग्जाम्स क्लियर की तो आप इनमें से जॉब कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी डिग्रीज हैं बेटा, एसएससी सीजीएल मतलब कि सॉरी पोस्ट है कि जो एसएससी सीजीएल करके आप पा सकते हो। उसके भी बेटा आपको डिटेल्स उनके वेबसाइट पे मिलेंगे। आपको यहाँ तक मिलेगा कि कौन से पोस्ट के अंदर कैसे वर्क एनवायरमेंट के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। फिर आप आपके नेचर के हिसाब से सिलेक्ट करो कि भाई हाँ ये जॉब मेरे को करनी है। अगर आपको ऐसा सपना है कि आप सीबीआई ऑफिसर बनना चाहते हो या भारत की आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर या एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के अंदर काम करना चाहते हो, तो बेटा ये एग्जाम्स आपके लिए है। फिर बेटा डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं। आप इंडियन आर्मी, नेवी, ठीक है, इनके भी आप एग्जाम्स दे सकते हो, एयरफोर्स के भी एग्जाम्स दे सकते हो। देखो उनके वहां पे भी अकाउंटेंट्स की जरूरत होती है, तो ऐसा नहीं है कि आर्मी के अंदर जाओ तो सीधा बंदूक पकड़ के ही लड़ाई ही करने की होती है, ऐसा कुछ ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। वहां पे भी पेपर वर्क होता है। अगर आपको आर्मी का टैग चाहिए तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो। फिर बेटा टीचिंग रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। स्कूल टीचर बनना, प्राइमरी टीचर, हायर सेकेंडरी का टीचर बनना हो, या फिर आपको सीबीएसई बोर्ड के अंदर बनना हो तो उनके अलग एग्जाम्स होते हैं। टेट और टाट ऐसे भी बेटा एग्जामिनेशन होते हैं जिनको क्वालिफाई करने के बाद आप करते हो। एच टाट जैसा भी होता है, हेड मास्टर बनना हो या फिर आपको किसी स्कूल का प्रिंसिपल बनना हो तो उसके भी एग्जामिनेशन वगैरह रहते हैं। फिर प्रोफेसर बनने के एग्जामिनेशन होते हैं। उसके लिए एक चीज आपको चाहिए होती है, पीएचडी। पीएचडी की भी बेटा कभी हम डिटेल में बात करेंगे। वो भी उन्हीं को ऑप्ट करना चाहिए जिनको टीचिंग फील्ड से प्यार है, एल्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको टीचिंग करना है, इफ यू आर पैशनेट अबाउट टीचिंग, तो गो फॉर पीएचडी एंड गो फॉर द एग्जामिनेशन रिलेटिंग टू प्रोफेसर, जो आपको रिक्रूटमेंट करे और लाइफ बदल दे। बेटा जॉब पैकेज बहुत जबरदस्त होता है प्रोफेसर्स का एंड गवर्नमेंट टीचर्स का, बहुत आराम से जिंदगी निकाली जा सकती है। फिर मामलतदार, तलाटी वगैरह, इनके भी एग्जाम्स होते हैं। जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं वैसे ही हर स्टेट के खुद के एग्जाम्स होते हैं सीपीएससी जैसे। फिर एग्जामिनेशन होते हैं बैंक्स के। बैंक्स में भी पीओ के मतलब कि प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर क्लार्क, और उसमें भी एसबीआई का, आरबीआई का, फिर
आप मान लो कि भाई आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक का, फिर आईबीपीएस होता है कि जो सारे मतलब कि नेशनलाइज बैंक से सबका करता है। फिर कुछ कुछ बैंक, प्राइवेट बैंक्स के भी खुद के एग्जामिनेशन वो लोग कंडक्ट करते हैं। कुछ कुछ लोगों का तो सर्टेन प्रोग्राम भी होता है कि अगर आप इतनी फीस भरो एंड ये कोर्स क्लियर करो तो आपको पीओ बनाएंगे ही बनाएंगे। और पीओ बनने के बाद कुछ टाइम तक आपको ट्रेनिंग दी जाती है और कुछ मार्केटिंग या फिर कुछ टारगेट बेस्ड जॉब्स भी आपको मिलते हैं कि इतने की लोन आपको पास करानी पड़ेगी या इतना डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसमें कम पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप एसबीआई पे, आरबीआई के, आरआरबी के इनके एग्जाम्स क्लियर करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर लोकल बैंक्स के अंदर भी रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक ये भी ऑप्शन है। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक और ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, कम लोगों को पता है, बट सीएजी, मतलब कि ये भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री रिलेटेड होता है। और आप लोगों ने देखा होगा 2G घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, तो बेटा वो पकड़ने का काम होता है सीएजी का, तो उसके लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हो। फिर सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड भी जॉब्स मिलते हैं, उसके भी मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपलसरी है कंपनी एक्ट के हिसाब से, तो उनके भी एग्जाम्स रहते हैं। तो ये सारे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेट करते हैं। रेलवेज के एग्जाम्स होते हैं देखो, हाँ। तो बट मैं कुछ बताना चाहूंगा कि अगर आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और जीके, इन सब्जेक्ट को अगर बेटा आपने प्रिपेयर किया तो इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप बैठ पाओगे। और भी कुछ एग्जाम्स होते हैं, एलआईसी के, ये डेवलपमेंट ऑफिसर्स के वगैरह, तो वो भी बहुत अच्छे जॉब हैं। तो बेटा एक आपके पास होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। बाकी तो मुझे गर्व है कॉमर्स फील्ड में, क्योंकि सिर्फ 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ बच्चा होता है ना, उसमें कैपेसिटी होती है एक एंटरप्रेन्योर बनने की। तो क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसे पढ़ते हैं, बिजनेस, इको, अकाउंट्स, जो कि बहुत काम में आता है। कॉमर्स में पढ़ा हुआ बच्चा अगर खुद प्रोफेशन खड़ा करने की बात समझता है, सर्विस रिलेटेड, ट्रेड एंड कॉमर्स वो कर ही सकता है, लॉजिस्टिक वाले में जा सकता है, मार्केटिंग में जा सकता है। फर्दर वो बंदा जो है वो नॉर्मल एक अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग, जीएसटी सर्विसेज, टैली एंड सम ऑफ द कोर्सेज वो करके भी अपना गुजारा निकाल सकता है। कितने भी मैंने लोगों को देखा है कि जो सिर्फ अकाउंट्स रखते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कुछ फर्म्स के, कंपनीज के, और अच्छी खासी इनकम कमाते हैं। फिर